वैसे गाइस आई होप यू आर डूइंग वेल। आई एम वीर, वेलकम टू स्टेल ऑफ फैमिली। तो कैसे हो दोस्तों? मैं आशा करता हूँ शानदार तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपनी सेहत, फैमिली और पढ़ाई का ध्यान काफी अच्छे से रख रहे हो। आज है संडे, संडे को फंडे बनाते हुए थोड़ा सा स्टडी डे बना लेते हैं। अच्छे से कुछ चीजें डिस्कस करेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेंगे। और जिसका भी पेपर है आज अच्छे से पेपर देकर आइएगा। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। देखिए पेपर जो होता है वो ऐसा नहीं है कि आप लोग उसको ऐसे लेकर चले कि बस जिंदगी जो है इसी के ऊपर टिकी हुई है, इसके बाद में जिंदगी नहीं है। नहीं, अगर ऐसे लेकर आप लोग एग्जाम में जाएंगे प्रेशर को, तो फिर आप लोग अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। तो बेसिक फंडा आप लोगों का ये होना चाहिए कि जब भी एग्जामिनेशन हॉल में जाकर आप लोग बैठें तो आप लोगों को रिलैक्स जोन में रहना है। ऐसे देखिए कोई नहीं, अब की बार नहीं होगा तो बाद में देखा जाएगा। तो इससे आप लोगों के माइंड पे जो प्रेशर होगा वो काफी ज्यादा एक तरीके से हल्का हो जाएगा, क्योंकि वहां पर अगर प्रेशर माइंड में रहेगा तो आने वाले क्वेश्चन भी गलत कर आओगे। और इस तरीके से अगर क्वेश्चन गलत किए जाएंगे तो ये समझिए कि वो आप लोगों को बिना किसी गलती के कॉस्ट करने वाला है आने वाला एक साल। तो अगर फ्री माइंड होकर अगर आप लोग मस्त तरीके से बैठेंगे, उन्हें कहते हैं कि अच्छे से बिल्कुल कूल माइंड से एक साथ में काम करेंगे, तो जो चीजें आप लोग भूल रहे होंगे वो भी याद आनी स्टार्ट हो जाएगी। तो ये प्रोसीजर वही इंप्लीमेंट कर पाएगा जिसने अच्छे से प्रिपरेशन करी है। तो ये चीजें आप लोगों को थोड़ी सी ध्यान में रखनी है, ठीक है। तो अच्छे से पेपर देकर आइए और शानदार तरीके से अपनी चीजों को आगे लेकर चलिए फिर, ठीक है। आइए अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर ये एक न्यूज है जो आप लोगों ने शायद वीडियो भी देखी होगी, यहाँ पर एक शेयर की गई थी सोशल मीडिया पर। तो उस न्यूज में क्या था, हमारी कंट्री के कई सारे जवान हैं वो ट्रक में बैठे हुए आपस में बातें कर रहे थे। मैंने भी इस वीडियो को रीट्वीट किया था जो अब ट्विटर पेज है उसके ऊपर। तो ये जो वीडियो देखना 2 मिनट की वीडियो है। यहाँ ये 2 मिनट की जो वीडियो है उसमें ये बताने की कोशिश की जा रही है कि हमारी कंट्री के जो जवान हैं उनको बिना बुलेट प्रूफ जैकेट दिए हुए उनको ड्यूटी पर भेजा जा रहा है, खासकर ऐसी जगह जहां पर काफी ज्यादा जान का खतरा रहता है। बाकी जो ऑफिसर हैं वो सारे अपना बुलेट प्रूफ जैकेट और पूरी अच्छी गाड़ी के साथ में जा रहे हैं वहां पर, ताकि उनके ऊपर कोई इंपैक्ट न पड़े। और दूसरी साइड में मोदी जी की सिक्योरिटी के लिए बोला गया है अभी यहां पर एक एरोप्लेन या फिर कोई सिस्टम खरीदने की जिसमें 8,500 करोड़ रुपए खर्च करने हैं। तो देखिए अगर वैसे एक मोटे मोटे तौर पर अगर मैं बोलूं तो हालांकि दोनों चीजों को कंपेयर नहीं कर सकते कि हाँ दोनों को कंपेयर किया जाए कि हाँ प्राइम मिनिस्टर की सिक्योरिटी में खर्चा किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है, वो एक अलग बात है। पर लेकिन हाँ दूसरी बात ये भी है कि देखिए और भी बहुत सारे मुद्दे ऐसे हैं हमारी कंट्री में जिनको लेकर फालतू के इश्यू बनाए जाते हैं, पर कम से कम अपनी कंट्री के जो जवान है उनकी जान को हम लोग खतरे में नहीं डाल सकते, ठीक है। तो ये कम से कम हम लोग को देखना पड़ेगा। अभी ये देखिए मान लीजिए 8,500 करोड़ या फिर जितना खर्च किया जा रहा है यहाँ पर, तो इसको बाद में भी थोड़ा किया जा सकता है खर्च, क्योंकि अभी कोई ऐसी मीटिंग तो हो नहीं रही है, कोई बाहर भी जाना पड़ रहा है, कोई ऐसी चीजें, सारी मीटिंग ऑनलाइन चल रही है, अपने घर से ही चल रही है। तो अभी जो प्रेजेंट डे में जो जवानों की रिक्वायरमेंट है पहले उनको फुलफिल करना चाहिए। उनको इवन -50 डिग्री सेंटीग्रेड जो टेम्परेचर आप लोगों को देखने को मिलता है जहां पर जम जाए धरी धरी सारी चीजें, तो वहां पर भी उनको कपड़े भी प्रॉपर वे में प्रोवाइड नहीं कराए जाते हैं। कई बार ऐसे भी कई सारे वीडियो टाइम टू टाइम देखने को मिलते रहते हैं। तो ये सारी चीजें हम लोग को अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि प्राइम मिनिस्टर की सिक्योरिटी में कोई भी कोताही हम लोग को बरतनी है, वो बिल्कुल नहीं होना चाहिए, वो बिल्कुल सबसे ज्यादा एक तरीके से ऊपर होनी चाहिए, आखिर हमारी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर हैं। पर लेकिन अपने जवानों के बारे में हम लोग को थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। तो ये भी चीजें हम लोग को समझनी पड़ेगी। तो जिस तरीके से कई सारी ऐसी चीजें हैं जैसे कि हम लोगों ने बात की थी कि पार्लियामेंट के ऊपर बहुत सारा खर्चा किया जा रहा है। पार्लियामेंट की बिल्डिंग अभी ऐसा तो है नहीं कि वो जर्जर हो चुकी है, टूट चुकी है, कि आप लोग उसके ऊपर तुरंत अभी खर्चा करो, पूरा प्लान बनाकर लेकर आओ, सारी चीजें लेकर चलो। नहीं, आप लोग उसको 1 साल और पोस्टपोन कर सकते हैं। ओनली पेंडेमिक में दुनिया भर के जो लोग हैं अभी वो झेल रहे हैं अपनी जिंदगी और मौत के बीच में, आप लोगों को पार्लियामेंट की बिल्डिंग चाहिए भी, अरे 1-2 साल बाद में बना लेना उसको। पर लेकिन वही है कि 2024 में फ्री इलेक्शन होंगे तो उससे पहले ही अपना जलवा दिखाना है कि ये चीजें। तो यहां पर ये देखा जाता है कि पॉलिटिकल मोटिवेटेड एंगल से ज्यादा डिसीजन लिए जाते हैं, जनता को ध्यान में रखते हुए ज्यादा डिसीजन नहीं लिए जाते हैं। तो जो चीजें जरूरी हैं, एक साइड में एक पर्सन है जो कि अगर उसको ट्रीटमेंट न मिला वो 2-3 घंटे के अंदर मर जाएगा, एक साइड में दूसरा पर्सन है उसका ऑपरेशन चलना है दूसरे पर्सन का, पर लेकिन वो ऐसा है कि नॉर्मल तरीके का ऑपरेशन है, ठीक है, उसमें कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, तो 1-2 घंटे के अंदर मर रहा है। नहीं, पहले हम लोग ऑपरेशन करेंगे इस पर्सन का जिसका आज की डेट में डिफाइन किया गया था, इसके पेट में पथरी है, ठीक है, तो इसका ऑपरेशन करना है। तो आप लोग ये समझिए कि जो पर्सन यहां पर ये पड़ा हुआ है स्टेचर पर जिसकी जान जाने वाली है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है फिर, या ये वाला पर्सन ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो थोड़ा सा इसको कहते हैं प्रायोरिटी करना। तो इस तरीके से थोड़ी तो प्रायोरिटी यहां पर हमारी कंट्री के जवानों की होनी चाहिए, ताकि वो अपनी लाइफ को कम से कम ये फील कर सके हाँ एक कंफर्टेबल जोन में है, ठीक है। देखिएगा वो वीडियो, उसमें बैठकर कई सारे जवान जो हैं वो बातें कर रहे हैं कि किस तरीके से हमारी जान को जो है वो खतरे में डाला जा रहा है बिना हथियार। एक तरीके से एक तो होता है कि बॉर्डर पर भेजे बिना हथियार के, ठीक है, तो सही तरीका थोड़ी ना है, पर लेकिन बिना सिक्योरिटी के भी आप लोग एक तरीके से सामने वाले की जान ले रहे हैं, ठीक है।
तो जिस तरीके से आप लोगों ने देखा पुलवामा अटैक जो देखने को मिला था, ठीक है, तो वहां पर भी क्या चीजें देखने को मिली थी, तो कई सारे सिक्योरिटी लैप्स देखने को मिलते हैं। तो ये सही तरीका नहीं है। बहुत सारे जवान जो हैं बिना किसी रीजन के अपनी कंट्री में इस तरीके से जान गंवा बैठते हैं। एक तो होता है बॉर्डर पर लड़ते लड़ते जान गई, शहीद हो गए, समझ में आता है, पर लेकिन एक होता है कि सिक्योरिटी लैप्स की वजह से शहीद हो गए, ठीक है। तो ये काफी खतरनाक चीज है, एक पर्टिकुलर फैमिली को बर्बाद किया जा रहा है इस तरीके से। तो ये थोड़ी चीजें गवर्नमेंट को सोचनी चाहिए। और इसी के बारे में बात की जा रही है कि अभी रिसेंटली अभी जो वेबिनार देखने को मिल रहा था कि जो कंट्री के जवान है उसके क्लोथिंग के बारे में यहां पर बात की गई, तो ये काफी ज्यादा जरूरी है। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट न्यूज है यहां पर, ये भी काफी फोकस देने वाली बात है हमारी कंट्री में, खासकर जब से हाथरस केस अभी आप लोगों को देखने को मिला उत्तर प्रदेश में, तो तब से ऐसी कई सारी बातें सामने निकल कर आ रही हैं कि वुमेन को किस तरीके से हम लोग अपनी कंट्री में ट्रीट कर रहे हैं। तो उसी के बारे में हमारी कंट्री की होम मिनिस्ट्री के द्वारा काफी अच्छी गाइडलाइन दी गई है, जो कि सारे राज्यों को इंप्लीमेंट यहां पर करनी चाहिए। ये मैंडेटरी एक्शन बोला गया होना चाहिए पुलिस का, इस तरीके से आप लोग चीजों को इग्नोर कर नहीं चल सकते हैं। तो यहां पर एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर फॉलो करना चाहिए आप लोगों को, ठीक है। तो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग जो प्रोसीजर है एसओपी, वो फॉलो करके चलना चाहिए। अगर किसी भी वुमेन के खिलाफ कोई भी क्राइम होता है तो सबसे पहले तो ये बात रखिए कि क्या क्या बातें बोलने की कोशिश यहां पर की जा रही है। सबसे पहले तो ये बोला गया कि कोई भी अगर यहां पर कोग्निजेबल कोई भी ऐसा केस जाता है कोग्निजेबल, तो उसमें तुरंत इंक्लूडिंग यहां पर एफआईआर होनी चाहिए। यानी कि एक तरीके से अगर कोई ऐसा सेक्सुअल असोल्ट का केस जाता है, कोई भी कोग्निजेबल केस जाता है, कोग्निजेबल केस बेसिकली यही होता है कि अरेस्ट करना विदाउट वारंट, ठीक है। तो अगर कोई भी ऐसा केस देखने को मिलता है तो तुरंत उसमें एफआईआर होनी चाहिए, कोई भी दलीली यहां पर नहीं बरतनी है। होता क्या है, नॉर्मली आप लोगों ने मूवीज में भी देखा होगा, अगर किसी पर्टिकुलर एरिया का कोई रसूखदार पर्सन है, कोई बाहुबली टाइप का आदमी उस पर्टिकुलर एरिया में, तो होता यह है कि उसने कुछ गलत कर दिया तो वो आसपास वाले पुलिस स्टेशन में एफआईआर भी उसकी नहीं लिखी जाती है, मैटर को टालने की कोशिश की जाती है। और ये रियलिटी में होता है, ऐसी चीजें आप लोगों को रियलिटी में देखने को मिलेगी। तो ये गलत तरीका है, इसके ऊपर फोकस देना चाहिए। नेक्स्ट बात की जा रही है कलेक्शन ऑफ एविडेंस के बारे में। अगर कोई ऐसा एविडेंस मिलता है, उसको लगता है कि फोरेंसिक लैबोरेटरी में उसका एग्जामिनेशन होना चाहिए, तो तुरंत उसका एग्जामिनेशन होना चाहिए, उसमें कोई भी कोताही यहां पर नहीं बरतनी है। नेक्स्ट जो बोला गया यहां पर बोला गया कि सेक्सुअल असोल्ट जो एविडेंस कलेक्शन किट है वो यहां पर अवेलेबल होनी चाहिए। देखिए हमारी कंट्री में अगर आप लोग देखिए, जो पुलिस है ना उसको सारी पावर दे रखी है। पुलिस ही तो यहां पर क्रिमिनल एक्टिविटी को रोकने का काम कर रही है, वही लॉ एंड ऑर्डर बनाने का काम कर रही है, उसी को यहां पर एविडेंस कलेक्शन का काम दिया जाता है। तो ये इस तरीके से सही तरीका नहीं है, इसके लिए एक साइंटिफिक टीम होनी चाहिए। ये अलग तरीके का फंडा यहां पर थोड़ा सा हमारी कंट्री में देखने को मिलता है। कई सारे आर्टिकल हम लोग उस पर डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी। कई बार यहां पर बताया जाता है कि एक तरीके से लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन रखना और एक तरीके से इंक्वायरी करना, ये ऐसे फोरेंसिक लेबोरेटरी वाली चीजें या फिर ऐसी चीजें एविडेंस कलेक्ट करना, ये अलग अलग एजेंसी का काम होना चाहिए। सेम वही पर्सन ये सारे काम नहीं कर सकता है, अलग अलग चीजें हैं, ठीक है। यानी कि उसी इंसान को बोल रहे हो क्रिकेट खेलो, उसी इंसान को बोल रहे हो फुटबॉल खेलो, उसी से हॉकी खिला रहे हो, ये सही तरीका नहीं है। इससे आप लोग सही कंक्लूजन पर नहीं पहुंच पाओगे। नेक्स्ट यहां पर बोला गया एक तरीके से कि इन्वेस्टिगेट करना, जो सेक्सुअल असोल्ट केस होते हैं 2 महीने के अंदर अंदर कंप्लीट होना चाहिए। पड़े हुए हैं केस, पता नहीं कब तक चलते रहते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ये सही तरीका यहां पर नहीं है, इसको थोड़ा सा देखना चाहिए। इसी के साथ में यूज ऑफ नेशनल डेटाबेस, सेक्सुअल जो ऑफेंडर होते हैं उनको आइडेंटिफाई करने के लिए और ट्रैक करने के लिए। कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब ये अगर किसी पर्टिकुलर पर्सन के ऊपर अगर कोई केस चल गया और वो पर्टिकुलर पर्सन मुंबई का रहने वाला है, ठीक है, तो उसके ऊपर कोई केस चला था पहले कि उसने किसी लड़की को छेड़ा था, तो वो डेटाबेस इकट्ठा होना चाहिए हमारे पास में। फ्यूचर में अगर कोई ऐसा केस निकल के आता है कि या फिर कहीं इसने इस तरीके की हरकतें की हैं, तो हमको पता होगा कि पहले भी ऐसी हरकतें कर चुका है, तो इसका मतलब ये होगा कि हमारे पास में एक डेटा रिकॉर्ड हो जाएगा। जैसे अभी बोला था ना मेडिकल आईडी देने की बात की जा रही थी हमारी कंट्री में, ठीक है, हेल्थ आईडी को लेकर बात की जा रही थी। उसमें यह था कि अगर पहले आपको कोई बीमारी हुई है तो आगे चलकर किसी डॉक्टर के पास में जाते हैं तो सारा डेटा आप लोगों का रखा रहेगा यहाँ पर, वो तुरंत आपकी आईडी डालते ही बता देगा पहले आप लोगों को ये बीमारी हो रखी है, उसके बेस पर आप लोगों का वो इलाज आगे चला पाएगा। तो इसका मतलब यह है कि एक तरीके से एक पूरा ओवरव्यू इसके माइंड में होगा कि बंदे को किन किन प्रॉब्लम, कौन कौन सी बीमारी की प्रॉब्लम है। सेम ऐसा ही डेटा यहां पर तैयार करने की कोशिश की जा रही है, ठीक है। तो जिससे कि यहां पर सोसाइटी में अगर कोई ऐसा प्राणी रहता है तो उसके बारे में पता लगाया जा सके और दूसरे लोग उससे सतर्क रहें। अगर कई सारी वेस्टर्न कंट्री ऐसी हैं, अगर किसी ने रेप किया है, किसी का ऐसा केस सामने निकल कर आया, तो उसका डेटाबेस यहां पर इकट्ठा किया जाता है और उसको पब्लिक प्लेस में भी रखने की कोशिश की जाती है कि ये जो पर्सन है, ये पर्सन इस तरीके की हरकतें कर आ रखे हैं, तो कम से कम इससे सतर्क रहें। पर लेकिन ये भी है, सुधरने के मौके वाली बात रहती है कि सुधरने का मौका कम से कम यहां पर देना चाहिए। तो फिर उसके बारे में क्या करना है, तो कहने का मतलब ये कि एक मॉडरेट पाथ कम से कम आप लोग लेकर चल सकते हैं कि कम से कम उसके बारे में इंफॉर्मेशन रहे कि हाँ ये इंसान ऐसी हरकतें करके आया है और आगे भी ऐसी हरकतें कर सकता है, ठीक है। तो सतर्क रहना चाहिए।
तो पूरा डेटाबेस तैयार होना चाहिए ताकि आगे से ट्रैक किया जा सके अगर कोई भी ऐसा केस होता है तो। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के द्वारा यहां पर बोला गया कि इंडियन एविडेंस एक्ट जो है हमारी कंट्री में 1872 का, वो बोलता है कि जो स्टेटमेंट रिटर्न या फिर कोई भी ऐसी चीजें जो यहां पर पर्सन जिसकी डेथ हो रही है, यानी कि जो मर रहा है, यानी कि जैसे लड़की की डेथ हो गई, ठीक है, तो उसको एक रिलीवेंट फैक्ट की तरीके से देखा जाएगा। अभी यहां पर हाथरस केस में क्या देखने को मिला, यहां पर यह देखने को मिला कि जो लड़की ने बोला कि मेरा रेप किया गया है, ठीक है, हाथरस के केस में, पर लेकिन पुलिस ये कह रही है, यहां पर जो इसकी लड़की की जान गई है उसने बोला कि मेरा रेप हुआ, पुलिस कह रही है कि फोरेंसिक जो एग्जामिनेशन है वो यहां पर बता रहा है कि ऐसा कुछ भी रेप का एविडेंस देखने को नहीं मिलता है। जब इतनी सारी चीजें आप लोग आज की डेट में छुपा सकते हैं, मीडिया को नहीं जाने दे रहे, अपोजिशन की पार्टी को नहीं जाने दे रहे, इवन जो डीएम है वहां पर जाकर वो उनको धमका रहे हैं उनके परिवारों को, तो यहां पर फोरेंसिक लेबोरेटरी का जो एग्जामिनेशन है वो कौन सी बड़ी बात हो गई, ये भी आराम से चेंज किया जा सकता है इसको, तो ये कोई बड़ी बात तो यहां पर हो नहीं गई है। तो इसलिए यहां पर अगर लड़की ने स्टेटमेंट दिया जिसकी जान चली गई है ऑलरेडी, उसकी स्टेटमेंट को भी अगर सही नहीं माना जा रहा है तो फिर क्या मतलब रह गया। मैं ये नहीं बोल रहा कि आंख बंद करके विश्वास करना चाहिए, पर लेकिन इंडिपेंडेंट इंक्वायरी कम से कम होनी चाहिए ऐसी चीजों में, उस पर्टिकुलर एरिया में जो ऑलरेडी पता है कि एडमिनिस्ट्रेशन मिल गया है साथ में, उससे तो कम से कम इंक्वायरी नहीं करानी चाहिए, तो ये काफी ज्यादा जरूरी है। इसी के साथ में इंडियन पीनल कोड यानी कि आईपीसी का जो सेक्शन 16A है, 16A का जो सी पार्ट है उसके बारे में अगर बात करते हैं तो यहां पर बात करता है कि जो पब्लिक सर्वेंट है अगर वो एफआईआर यहां पर नहीं दर्ज करता है तो ये भी कॉग्निजेबल ऑफेंस से रिलेटेड खासकर इसको, तो इसके ऊपर भी यहां पर एक तरीके से इसके ऊपर भी यहां पर केस आप लोगों को देखने को मिलेगा, ऐसे पर्सन को पनिशमेंट यहां पर दिया जाएगा। तो ये सारी गाइडलाइन एमएचए के द्वारा बोली गई है और बोला गया कि जितने भी राज्य हमारी कंट्री में वो सारे इनको फॉलो करें, खासकर अगर वुमेन के केस के बारे में यहां पर बात करते हैं तो काफी अच्छा एक इंपॉर्टेंट केस आप लोग यहां पर इसको बोल सकते हैं और जरूरी भी है कि इंप्लीमेंट इसको किया जाए। एक और इंटरेस्टिंग बात मैं आप लोगों को बता दूं, जो वीडियो के बारे में मैंने आप लोगों से बात की थी वो वीडियो, ये वीडियो कई सारे बच्चे बोलेंगे सर वीडियो फेक है, वो वीडियो एक रियलिटी में जवान की वीडियो थी, पर लेकिन जिस इंसान के साथ में द्वारा वो शेयर की गई थी वो थे यहाँ पर राहुल गांधी जी, ठीक है, तो राहुल गांधी जी मोदी जी को टैग कर वो वीडियो शेयर कर रहे थे ट्विटर के ऊपर। उसमें सबसे इरिटेटिंग फैक्ट मुझे ये लगा कि आज की डेट में यहाँ पर कमेंट करते हैं, इनकी जो गवर्नमेंट है वो काफी लंबे समय तक यहाँ पर देखने को मिली, तो कम से कम कोई नॉर्मल पर्सन उसे शेयर करता वीडियो को तो समझ में आता है, ये शेयर कर रहे हैं। अब तक यहां पर अगर बात की जाए, आज से नहीं, जो जवानों की ये प्रॉब्लम चल रही है ये इनके टाइम पर भी चल रही थी, तो यहां पर अब अपनी रोटियां सेकने के लिए बैठ जाते हैं, तो चाहे पॉलिटिकल पार्टी कोई सी भी क्यों ना हो। अब बात अगर आज उस टाइम पे बात करें तो पहले 10 साल अगर बात करें, जो यहां पर बीजेपी पावर में आई उससे 10 साल पहले कांग्रेस का रूल रहा, ठीक है, तो उन्होंने कुछ नहीं किया, अब वो दूसरों के ऊपर अपनी उंगलियां कस रहे हैं। आज के डेट में पिछले 6 साल से यहां पर बीजेपी गवर्नमेंट भी बैठी है, ठीक है, अब ये कुछ नहीं कर रही है, तो यहां से पता चलता है कि आप लोगों के जो पॉलिटिशियन है वो आप लोगों को लेकर कितना ज्यादा सतर्क रहते हैं, ठीक है, तो यहां से रियलिटी सामने निकल कर आती है। तो ये चीजें थोड़ी सी अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी जनता को कि किस इंसान को वोट दे रहे हो, अगर दे रहे हो तो उनको अकाउंटेबल रख पा रहे हो या फिर नहीं रख पा रहे हो, तो ये चीजें आप लोगों को जाननी पड़ेगी, ठीक है। तो कभी बोलने लगोगे सर बीजेपी के बारे में बोल रहे हो, कांग्रेस के बारे में बोल रहे हो, तो मेरा किसी के बारे में बोलने का कोई पर्पज नहीं है, मेरा बस फैक्ट आप लोगों के सामने रखने की बात है कि हमारी कंट्री के जवान क्या क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं और हम लोग उनको लेकर कितने ज्यादा सीरियस हैं, ठीक है। आइए अब आगे चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की ओर। ये आर्टिकल जो है हमारी कंट्री में बात कर रहा है एजुकेशन सिस्टम को लेकर। देखिए अगर बात करें अभी फिलहाल हमारी कंट्री में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को लाया गया। नेशनल एजुकेशन जो पॉलिसी थी हमारी कंट्री में, ये तीसरी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी लाई गई। पहली थी 1968 में, दूसरी थी 86 में, अब तीसरी है 2020 में। तो ये एजुकेशन पॉलिसी हमारी कंट्री को चेंज करने की बात कर रही है। आने वाले टाइम में 5 प्रिंसिपल इसके द्वारा फॉलो करने की बात की जा रही है, यानी कि हमारे कंट्री में जो सिटीजन है उनका एक तरीके से रीबर्थ देखने को मिलेगा। इतना ज्यादा ट्रांसफॉर्मेशन यहां पर होगा अगर प्रॉपर वे में चीजों को इंप्लीमेंट किया जाता है। सबसे पहले तो आप लोग ये देखिए 2047 तक यहां पर बोला गया है एजुकेशन जो प्रैक्टिस है हमारी कंट्री में ये ढंग से इंप्लीमेंट की जाएगी, यानी कि 100 साल पूरे हो जाएंगे हमारी कंट्री की आजादी को 1947 से लेके अगर बात करें 2047 तक का, ठीक है। तो ये पूरा जो टाइम ड्यूरेशन है ये बोला जा रहा है कि 100 साल में हम लोग अपने एजुकेशन सिस्टम को एक अच्छे लेवल पर चेंज कर पाएंगे। 5 प्रिंसिपल को फॉलो कर हम जब चल रहे हैं तो, ठीक है। यहां पर जो टीचर्स हैं उनके बारे में बात की जा रही है। नेक्स्ट एजुकेशन जो खासकर प्रैक्टिस है उसको ढंग से लेकर चला जाएगा, तो 5 प्रिंसिपल को डिजाइन किया गया है। सबसे पहली जो बात बोली गई है वो बोली गई ऑटोनॉमी की। ऑटोनॉमी मतलब जो हमारी कंट्री में इंस्टीट्यूशन है उनको ऑटोनॉमी देना, उनको जो लगता है ये टीचर अच्छा है उस टीचर को लेकर आए, उनको लगता है सिलेबस में ये चीजें प्रेजेंट टाइम के हिसाब से सही होनी चाहिए वो चीजें लेकर आए। तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट बिल हमारी कंट्री में लाया गया 2017 में, तो इसके द्वारा ग्रांट की गई ऑटोनॉमी आईआईएम को, ठीक है, एक्ट बन चुका है। तो इसके चलते हमारी कंट्री में जो आईआईएम है वो अपने हिसाब से काम कर सकते हैं। तो इसी के साथ में जो फर्स्ट जनरेशन आईआईएम है, ठीक है, तो उनके लिए जो टर्म है यहां पर बोला जा रहा है
कि नो ड्रामेटिक वेरिएशन आप लोगों को देखने को मिलेगा उनकी ऑटोनॉमी में। देखिए बेसिकली क्या है, एक साइड तो एक नॉर्मल इंस्टीट्यूशन है, एक साइड में आईएम है, तो आईएम ने अपने आप को इस काबिल बनाया ताकि उनको ऑटोनॉमी इस लेवल पर लाकर दी जा सके, आगे अगर कोई भी इस तरह की कंडीशन बनती है उसको सुधारा जा सके। रीजन क्या है इसका? रीजन ये कि एक तरीके से सबसे बड़ी बात क्या होती है, ये इंस्टीट्यूशन एक फीडबैक मैकेनिज्म रखते हैं। फीडबैक मैकेनिज्म यानी कि सेल्फ करेक्टिंग मैकेनिज्म आप लोगों को देखने को मिलेगी, फीडबैक लेते रहते हैं जो भी इंडियन इंस्टीट्यूशन है, आईएम है, आप लोगों को देखने को मिलेगा ये इंस्टीट्यूशन अपने आप को अपडेट रखते हैं, ठीक है, इसीलिए बेस्ट इंस्टीट्यूशन की कैटेगरी में आप लोग इनको देखते हैं। ऑटोनॉमी, सोशल, कम्युनिटी, सिटीजन, ये सारी चीजें आप लोग यहां पर देखने को मिलेगी। कंटिन्यू कहीं ना कहीं इस चीजों को बढ़ाते हुए नजर आएंगे जितनी ज्यादा आप लोग यहां पर ऑटोनॉमी दोगे। 1947 में अगर बात करें आप लोग, जो इंस्टीट्यूशन कल्चर है रेदर देन जो पर्सनल रिक्वायरमेंट, जो प्रीक्विजिट है, जो यहां पर चीजें उनको ध्यान में न रखते हुए आप लोग को एक तरीके से ऑटोनॉमी पर ज्यादा फोकस देना चाहिए। यानी कि बोलने की कोशिश यहां पर यह की जा रही है कि इंस्टीट्यूशन की कल्चर में ऑटोनॉमी होनी चाहिए, ना कि यहां पर जो चांसलर, प्रिंसिपल या डायरेक्टर है उनके बेस पर, यहां पर यानी कि पर्सनल परक्विजिट के बेस पर नहीं, उनकी हिसाब से नहीं, यहां पर एक पर्टिकुलर ऑटोनॉमी यहां पर इंस्टीट्यूशन के अंदर ही होनी चाहिए। ऑटोनॉमी टीचिंग में होनी चाहिए, टीचर भी अपने हिसाब से चीजों को यहां पर इंप्लीमेंट करके चल सके, अपने आप को अपग्रेड करता रहे। ऑटोनॉमी लर्नर में होनी चाहिए, उनका एक तरीके से जो क्रिएट करना, उनका खुद का करिकुलम जो होता है उसके ऊपर ऑटोनॉमी होनी चाहिए, ठीक है। ऑटोनॉमी होनी चाहिए यहां पर थॉट के अंदर, यानी कि आप लोगों को यही फॉलो करना चाहिए। सेल्फ गवर्नेंस के अंदर तो स्वायत्तता जो बोलते हैं बेसिकली, तो वो आप लोगों को यहां पर मिलनी चाहिए ऑटोनॉमी। तभी अगर एक पर्टिकुलर इंसान, ठीक है, आप लोगों को मैं बोलूं आज की डेट में कि आप लोगों को किसी पर्टिकुलर पैटर्न को फॉलो करके चलना है, ठीक है, पर्टिकुलर पैटर्न को फॉलो करके क्या चलना है, आप लोगों को किताब ऐसे पढ़नी है, आप लोगों को लिखना ऐसे है, ये काम ऐसे करने हैं, पर लेकिन जिस पैटर्न में मैं आप लोगों को बोल रहा हूं वो पैटर्न आप लोगों की समझ में नहीं आता है। आप लोगों को अगर मैं बोलूं कि आप लोगों को बस ये काम करना है और जिस भी पैटर्न में आप लोग फॉलो करके चलिए, आप लोग करिए, मुझे मतलब नहीं है, बस ये काम कंप्लीट करके लेकर आइए। अगर आप लोगों को लगता है कि इसके अंदर कुछ ऐसी चीजें आप लोग ऐड कर सकते हैं कि हाँ इसको और ज्यादा अच्छा बना सकते हैं आप लोग, तो वो भी ऐड कर सकते हैं। तो आपको एक ऑटोनॉमी दे दी कि हाँ आपका इनपुट भी काउंटेबल होगा। अगर मैं आप लोगों को बोलूं नहीं बॉस इज ऑलवेज राइट, बस ऐसा ही करना है, ठीक है, तो वो सही तरीका नहीं होगा। या फिर आप लोगों ने मान लीजिए आप लोगों ने कोई काम स्टार्ट किया है, ठीक है, वहां पर किसी को आप लोगों ने रख लिया ये पर्टिकुलर काम करने के लिए, और आप लोग उसको कभी भी ये मत बोलिए कि आप तुमको ऐसे ही काम करना है, नहीं, उसको ये बोले कि यार ये काम कंप्लीट करना है, इसमें अगर कुछ इनपुट अच्छा कर सकते हो तो बताना जरूर। तो इससे क्या होगा, एक हेल्थी इन्वायरमेंट आप लोगों के एरिया में बना रहेगा जो भी काम आप लोग करते हैं। तो इनपुट ऑलवेज बेस्ट रहता है और अलग अलग पर्सन को चीजों को देखने का तरीका भी अलग रहता है, तो ये काफी ज्यादा जरूरी है। टेक्नोलॉजी रिच जो इंस्टीट्यूशन बेसिकली होना चाहिए। अगर लर्निंग के बारे में बात करते हैं, टेक्नोलॉजी के बारे में अगर बात करें, ठीक है, तो इंटेलिजेंस को एक अच्छे लेवल पर लेकर जाती है, ठीक है, तो इसके चलते जो हार्डवेयर टू सॉफ्टवेयर एवरीवेयर यहां पर आप लोगों को चीजों को चेंज करना पड़ेगा। स्मार्ट स्कूल, स्मार्ट क्लासेस के बारे में बात की जाती है, ठीक है, तो स्मार्ट ये चीजें जो चल रही है, चेयर स्मार्ट डेस्क, ये सारी चीजें, तो इंटेलिजेंस के ऊपर भी आप लोगों को फोकस देना चाहिए थोड़ा सा। ये नहीं है कि बस स्मार्ट चीजें आप लोग इंटरनेट के बेस पर ही बनाते रहे, इंटेलिजेंस भी आप लोगों को इंबाइब करनी पड़ेगी इसमें, इसके अंदर आप लोगों को इंक्लूड करनी पड़ेगी। यानी कि बच्चों को आप लोग बोले कि ये पढ़ के आना है, नहीं ये पढ़ के नहीं आना है, आप लोग उनको बोलो कि तुम क्या पढ़ सकते हो अपने हिसाब से, किस चीज में इंटरेस्ट आप लोगों का लग रहा है, वो काम भी आप लोगों को करना है। आप लोगों को याद होगा मैंने एक मूवी शेयर की थी, जो वो मूवी मैंने आप लोगों से शेयर की थी, वो जो मूवी में ये बताया गया था जब बच्चों को ध्यान में रखा जाता है, तो अगर किसी बच्चे में एक्स्ट्रा करिकुलम कोई एक्टिविटी है तो वो बच्चा संडे को आ सकता है अपनी एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटी दिखाने के लिए। यानी कि वो जो प्रिंसिपल साहिबा थी वो संडे को भी वहां पर आ रही थी, तो इसके चलते क्या देखने को मिल रहा था कि बच्चों के अंदर का जो एक्स्ट्रा कोई ऐसा करिकुलम एक्टिविटीज या फिर कोई टैलेंट है उसको बाहर निकाला जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से टीचिंग के अंदर यहां पर ये चीजें होनी चाहिए। खासकर सबसे पहले क्रिएटिविटी की बात की जा रही है, मेंटरशिप, और इसी के साथ में लर्निंग भी यहां पर होनी चाहिए प्रॉपर वे में, ठीक है। तो एक तरीके से ये सारा पैटर्न तभी इंप्लीमेंट ढंग से किया जाएगा अगर एक टीचिंग स्टैंडर्ड अच्छा आप लोग लेकर चलिए, तो इसमें कोई भी कोताही किसी भी तरीके से नहीं बरतनी है, ये बोलने की कोशिश की जा रही है। ये काफी इंपॉर्टेंट लाइन मुझे लगी यहां पर। इसके अंदर हम लोग नॉर्मली परफॉर्मेंस के बारे में बात करते हैं कि परफॉर्मेंस अच्छी होनी चाहिए, उसके ऊपर पूरा प्रेशर रहता है, 80% आनी चाहिए, 90% आनी चाहिए, 95% आनी चाहिए, इसके बारे में पूरी हमारा प्रेशर रहता है। अब वो कैसे भी सीखे, उसको रट कर जाए, बिना समझे जाए, किसी भी जाए, तो वो पूरा फोकस रहता है। उसको हम लोग को साइड में रखकर चलिए वो आप लोग फॉलो कर रहे हैं, चलिए सही है, करते रहिए अगर आप लोग को अच्छा लग रहा है, पर लेकिन लर्निंग भी आप लोग का एजेंडा होना चाहिए ना। बच्चों की परफॉर्मेंस के साथ साथ में प्रेशर लर्निंग का भी होना चाहिए कि ये चीजें तुमको सीखनी है, रटनी नहीं है। नॉर्मली रटने पर ज्यादा फोकस रहता है, ये चीजें कर लो, कवर कर लो, ये क्वेश्चन कर लो, ऐसा कर लो, वो सारी चीजें साइड में रखनी चाहिए थोड़ा सा, तब चीजें आप लोग ढंग से समझ पाएंगे। तीसरी बात जो बोलेगी ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, ट्रांस देखिए होता क्या एक तरीके से, जैसे ट्रांस बाउंड्री वर्ड आप लोगों ने सुना होगा, ठीक है, इसी तरीके से यहां पर ट्रांस डिसिप्लिनरी की बात की जा रही है। यहां पर वो क्या मतलब है उसका, मान लीजिए आज की डेट में मुझे करंट अफेयर अच्छे से आता है, ठीक है, ठीक है, मुझे पॉलिटी अच्छे से आती है, मैंने आप लोगों को पढ़ाई, तो इस तरीके से मान लीजिए अगर कोई ऐसा पर्सन है
जिसको आज के डेट में इकोनॉमी काफी अच्छे से आता है या फिर हिस्ट्री काफी अच्छे से आता है, अगर वो उसका एक तरीके से वो नहीं कहते, वो उस पर्टिकुलर फील्ड का बादशाह है, ठीक है। इसी के साथ में किसी और बंदे को लेकर आए थे, ठीक है, उसको कल्चर वाला पोर्शन अच्छे से आता है, ज्योग्राफी अच्छे से आता है, ठीक है। तो जब सारे एक साथ में मिलकर बैठे तो यहां पर ऐसा नहीं होना चाहिए कि यहां पर मुझे ये पता है भैया, मुझे करंट अफेयर अच्छे से आता है और मुझे पॉलिटी अच्छे से आती है, इनको क्या आता होगा इसके बारे में, ये मुझे क्या सिखा पाएंगे, मुझे इनसे सीखना ही नहीं है कुछ, मैं तो इसका बादशाह हूं। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा हो गया तो इसका मतलब ये हो गया आपके अंदर घमंड आ चुका है और आप लोगों का वो सिस्टम खत्म होने वाला है। भले ही मुझे कितना भी ज्यादा करंट अफेयर आता है, पॉलिटी आती है, पर अगर इस फील्ड में अगर कोई मुझे कुछ बताता है कि हाँ भैया इसमें ये भी हो सकता है, इसको ऐसे कर सकते हो या इसमें ये चेंज कर सकते हो, तो वो बिल्कुल अच्छी बात है, उसको इंप्लीमेंट करना चाहिए। एक तरीके से इनपुट हमेशा ओपन रहना चाहिए आप लोगों के पास में, ठीक है। और अगर इनको आप लोग कुछ सजेशन दे सको कि हाँ यार इकोनॉमी जो है वो भी मैं अच्छे से जानता हूं, तुमको इसके बारे में कुछ बता सकता हूं, तो एक दूसरे को बताइए वो चीजें, ठीक है। अगर मान लीजिए आज के डेट में आप लोग देखते हैं तो ये सारी चीजें आप लोगों को एक तरीके से लेकर चलनी पड़ेगी, इंक्लूड करके चलना पड़ेगा। तो एक ऐसा सिस्टम होना चाहिए यहां पर बेसिकली जब आप लोग बात करते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें यहां पर होनी चाहिए। तो नेशनल एजुकेशन की जो पॉलिसी है वो मल्टी डिसिप्लिनरी इंस्टीट्यूशन रेदर देन, एक तरीके से आज की डेट में अगर आप लोग इसको देखते हैं, ये वाली पिक्चर आप लोग देख लीजिए एक बार, समझ पाएंगे। यहां पर बोला गया 1947 वो सॉरी 2047 में यहां पर ट्रांस डिसिप्लिनरी रेदर देन मल्टी डिसिप्लिनरी। मल्टी डिसिप्लिनरी का क्या मतलब है, अपने अपने एरिया में बैठकर आप लोग काम कर रहे हैं, अपने अपने को बोल रहे हैं हाँ ये सारी चीजें मुझे आती हैं, और डिसिप्लिनरी में तो कंप्लीटली अपने अपने पर फोकस है, डिस्टेंस बनाकर यहां पर रखे हुए हैं। पर लेकिन इंटर डिसिप्लिनरी थोड़ा थोड़ा सा एक दूसरे से सीख भी रहे हैं। ट्रांस डिसिप्लिनरी का मतलब क्या होता है, यहां पर कंप्लीटली एक दूसरे के ऊपर फोकस देकर चल रहे हैं। यानी कि जैसे उदाहरण के तौर पर मैं आप लोगों को बोलूं, जैसे आप लोगों ने जो मूवी मैंने शेयर की थी उसमें एक सीन आप लोगों ने देखा होगा, वो जो मैडम रहती है लड़कियों के साथ में जाकर बैठती है और लड़कियों को बोलती है कि तुम मेरा टिफिन खाओ, मुझे भी अपने टिफिन में से थोड़ा थोड़ा खाना दो, ठीक है। तो क्या हो गया, शेयर कर कर खा रहे हैं। तो शेयर एक तरीके से ऐसी चीज है जो काफी लार्ज स्केल पर अगर चीजें आप लोग अपने आप की दूसरों के साथ में शेयर करते हैं तो इसका मतलब ये कि आप लोगों को भी कुछ ना कुछ नया सीखने को जरूर मिलेगा। तो शेयर इज केयर कर का फंडा नहीं सुना होगा आप लोगों ने, तो एक तरीके से वो आप लोगों को एक नया माहौल क्रिएट कर देती है और वही चीजें यहां पर बताने की कोशिश की जा रही है। तो मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच लेकर चलनी पड़ेगी। ये नहीं कि अकेले अकेले बस खड़े हुए उसके ऊपर आप लोग काम करते रहोगे, नहीं, अलग अलग फील्ड के अगर एक्सपर्ट हैं उनको आप लोग साथ में लेकर आ सकते हैं, एक अच्छा इन्वायरमेंट बना सकते हैं। तो एक यूनिक डिसिप्लिनरी जो नॉलेज है, ठीक है, तो वो आप लोग निकाल कर लेकर यहां पर आ सकते हैं। और कोविड-19 के चलते अगर आज की डेट में आप लोग बात करें, काफी सारी चीजें कई सारे चैलेंज के तौर पर सामने आई। तो यहां पर मेडिकल साइंटिस्ट, इकोनॉमिस्ट, हिस्टोरियन, जो आर्किटेक्ट्स हैं, इसी के साथ में हेल्थ वर्कर, पॉलिटिकल साइंटिस्ट, ये सारे एक्सपर्ट जो हैं वो एक साथ मिलकर अगर आए तो बहुत सारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन यहां पर निकाल सकते हैं। तो आगे आने वाले टाइम में इन सब चीजों की काफी ज्यादा जरूरत देखने को मिलेगी, क्योंकि आज की डेट में हमारी कंट्री की एजुकेशन पॉलिसी में भी ये चेंज किया गया। कहीं ना कहीं आप लोगों ने देखा होगा ध्यान से कि अगर आप लोग एक पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन में पढ़ते हैं, आप लोगों ने बीटेक में एडमिशन ले लिया, एडमिशन लेने के बाद में एक साल में समझ में आ गया कि गलती कर दी, तो आप लोग उसको छोड़कर वहीं पर जा सकते हैं, कहीं और एडमिशन लेंगे तो इसकी डिग्री आप लोगों को मिलेगी, या फिर जो भी आप लोगों को इसका सर्टिफिकेट मिलेगा कि हाँ आप लोगों ने कम से कम यहां पर टाइम दिया है। तो ये एक्स्ट्रा नॉलेज होगी, साल बर्बाद आप लोगों का नहीं होगा। तो ये काफी अच्छा मुझे सिस्टम लगा यहाँ पर, ठीक है। तो ट्रांस डिसिप्लिनरी जो है यहाँ पर अगर उसके बारे में बात करें तो काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर एक तरीके से इंटेलेक्चुअल फ्रेमवर्क तैयार देखने को मिलेगा 1947 तक जब बोला गया है। तो मीनिंग एंड अंडरस्टैंडिंग के ऊपर फोकस आप लोगों को नजर यहां पर आएगा। चौथा बोला गया स्कूल एज ए काउंटिंग हब, टेक्नोलॉजी इनोवेशन के तौर पर यहां पर बोलने की कोशिश की जा रही है। हब एंड स्पोक मेथड आप लोगों ने सुना होगा, जैसे आप लोगों ने साइकिल का, अगर आप लोगों ने साइकिल का पहिया अगर देखा हो, ठीक है, इस तरीके से आप लोगों को देखने को मिलते हैं। इसमें यहां पर एक पॉइंट होता है और यहां पर इसकी जो डंडियां होती हैं ये ऐसे जुड़ी होती है यहां पर, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोगों को देखने को मिलता है, ये जो ऐसे आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगी, ठीक है, जिसकी ये साइकिल में जो बेसिकली ये ताड़ी वो हो रहे थे, ताड़ी बोलते हैं उनको, ठीक है। तो ये जो इस तरीके के स्टील के वायर टाइप में लगे रहते हैं। तो इसका मतलब ये, जैसे मैं आप लोगों को यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, तो आप लोगों को बोलूँ कि अपने अपने एरिया में जाकर आप लोगों को 3-3, 4-4 जो बच्चों को जाकर पढ़ाना है, ठीक है। तो इनडायरेक्ट वे में आप लोग ये देखिए, अगर मैंने 10 बच्चों को पढ़ाया तो इनडायरेक्ट वे में मैं 30 बच्चों को यहां पर पढ़ाकर निकल जाऊंगा, ठीक है। यानी कि अगर 3 बच्चों को भी आप लोग पढ़ा रहे हैं तो इस तरीके से समझिए, यानी कि अगर वीडियो हमारी 40 से 50 हजार स्टूडेंट देख रहे हैं तो आप लोग ये समझिए कि आप लोग अगर इसमें पार्टिसिपेट करें तो हम लोग इसको 1.5 से 2 लाख स्टूडेंट तक पहुंचा सकते हैं, ठीक है। तो ये कैसे हो पाएगा, ये तभी हो पाएगा जब हम लोग हब एंड स्पोक मेथड पर काम करें। यानी कि मैं आप लोगों से इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहा हूं, आप लोग ये इन्फॉर्मेशन जो आप लोग सीखते हैं वो किसी और को जाकर पढ़ाइए,
तो वो तब आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो इस तरीके से टेक्नोलॉजी हब मॉडल आप लोग यहां पर लेकर चल सकते हैं। टेक्नोलॉजी जो इनोवेशन है वो लर्निंग के बेस पर यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो इसी के साथ में जो कॉग्निटिव बेसिकली मेंटल जो एक्शन होता है, यानी कि एक तो होता है एक्वायर नॉलेज करना, एक होता है उसको अंडरस्टैंड करना, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग कैसे होती है, एक्सपीरियंस करना, ठीक है, जैसे कि प्रैक्टिकल करना, सोचना उसके बारे में, सेंस करना चीजों को, तो इनके थ्रू चीजों को अंडरस्टैंड करना काफी ज्यादा जरूरी है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट मॉडल आप लोग बोल सकते हैं जो कि हमारी कंट्री में इंप्लीमेंट किया जा सकता है। पहले टाइम पर आप लोगों को देखने को मिलता था, अगर बात करें ट्रेडिशनल टाइम में क्या होता था, अगर किसी को कोई नॉलेज देनी है तो फैक्ट्री में विजिट कर लो भैया, उसकी प्रैक्टिकल नॉलेज दिखा दो। आज के में क्लासरूम में बैठे बैठे फैक्ट्री एक्सपीरियंस आप लोग कर सकते हैं वर्चुअल रियलिटी के थ्रू, यानी कि आंखों पर वो एक सिस्टम से लगाने के बाद में, जो आप लोगों ने देखा होगा कई बार, अगर उसको लगाएंगे तो बिल्कुल ऐसे एक्सपीरियंस आप लोग स्कूल में बैठे बैठे कर सकते हैं, बाहर जाने की आप लोग को जरूरत नहीं है, ठीक है। तो पहले जो ट्रेडिशनल नॉलेज थी, आज के डेट में आप लोग उसको अपने क्लासरूम में ही एंजॉय कर सकते हैं, कम टाइम में ज्यादा नॉलेज ले सकते हैं। तो विजुअल, ऑडियो और इसी के साथ में जो टेक्टाइल जो एक तरीके से एक्सपीरियंस होते हैं, ठीक है, तो उनको यहीं पर ही आप लोग एंजॉय कर सकते हैं। इसी के साथ में नेक्स्ट बात की जा रही है वैल्यू, माइंडसेट और कल्चर यानी कि एथिक्स के बारे में। ये भी काफी ज्यादा जरूरी है एक तरीके से, ठीक है। ऑथेंटिसिटी होनी चाहिए यहाँ पर, सस्टेनेबिलिटी होनी चाहिए और इसी के साथ में बोलनेस होनी चाहिए, ठीक है। तो ये ज्यादा है यहाँ पर अगर चीजें इंप्लीमेंट की जाए तो एक तरीके से, जैसे ऐसे नहीं होता कि यूपीएससी में एथिक्स का पेपर होता है, तो ऐसे ही एथिक्स हमारी जो एजुकेशन सिस्टम है उसके अंदर होना चाहिए, वो काफी ज्यादा जरूरी है, ठीक है। तो इसी के बारे में बात की जा रही है कि सत्यम यानी कि सत्य चीजें होनी चाहिए, नित्यम यानी कि सस्टेनेबिलिटी होनी चाहिए, ठीक है। इसी के साथ में पूर्णम यानी कि वोलनेस होना चाहिए। तो सत्यम, नित्यम, पूर्णम ये जरूरी है हमारी कंट्री के एजुकेशन सिस्टम में, इनको इंक्लूड करके चला जाए। तो सिविलाइजेशन जो आप लोगों को देखने को मिलती है, एक तरीके से सिविलाइजेशन वेयर वी एक्वायर कल्चर, ठीक है। तो कल्चर से आगे चलकर आप लोगों को सिविलाइजेशन देखने को मिलती है। तो कल्चर छोटा पार्ट है, सिविलाइजेशन एक बड़ा पार्ट है, ठीक है। अगर हड़प्पा कल्चर के बारे में बात करें और हड़प्पा सिविलाइजेशन के बारे में बात करें, तो सिविलाइजेशन एक बड़ी एंटिटी आप लोगों को देखने को मिलेगी नॉर्मली। तो ये काफी ज्यादा जरूरी है हमारी कंट्री में, एक तरीके से कॉम्पिटेंस और यहां पर कंपनसेट यानी कि सक्षम और एक तरीके से दयालु ह्यूमन बीइंग भी होने चाहिए, ताकि हम लोग एजुकेशन सिस्टम को एक सही तरीके से आगे लेकर चल पाए। तो ये क्या समझाने की कोशिश की जा रही है, यही समझाने की कोशिश की जा रही है कि हमारी कंट्री में एजुकेशन सिस्टम को 5 पिलर पर अगर फोकस देकर चले तो वो किसी और ही लेवल की एजुकेशन सिस्टम आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो ये चीजें हम लोग को फॉलो कर जरूर चलनी चाहिए। तो ये कुछ चीजें थी जो मुझे आप लोगों से डिस्कस करनी थी। नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, उसके बाद में फिर जानेंगे क्या क्या चीजें हैं। देखिए आज की डेट में अगर आप लोग देखिए, करंट अफेयर को आप लोग अपने सिलेबस के हिसाब से कवर कीजिएगा तो लंबे समय तक चीजों को आप लोग याद रख पाएंगे। अगर सिलेबस के हिसाब से चीजों को लेकर नहीं चलेंगे तो कितना भी क्यों ना पढ़ लीजिए, न्यूज़पेपर जो आता है ना आप लोगों के सामने, न्यूज़पेपर जो रहता है, ये न्यूज़पेपर ऐसा नहीं है कि आप लोग के एग्जाम के हिसाब से बना हुआ है, नहीं, ये तो एक जनरल पर्सन अगर कोई पढ़ रहा है उसके हिसाब से न्यूज़पेपर बना रखा है। अब आप लोगों के हिसाब से क्या क्या चीजें इसमें इंपॉर्टेंट हो सकती हैं, उनके ऊपर आप लोगों को फोकस देकर चलना पड़ेगा, और वही कुछ हद तक मैं काम करने की कोशिश करता हूं आप लोगों के लिए। तो इसलिए जरूरी है कि आप लोग भी अपना सिलेबस वगैरह जो है आप लोग अपने सामने रखिए, जिस भी एग्जाम की आप लोग तैयारी कर रहे हैं। और करंट अफेयर के बारे में आप लोगों से बात करूं, कई सारे बच्चे, जैसे करंट अफेयर जब आप लोगों को पढ़ाता हूं, कई सारे बच्चे बोलते हैं कि सर ये करंट अफेयर ना आप बैंकिंग के लिए नहीं पढ़ाते हैं, करंट अफेयर ना आप स्टेट पीसीएस के लिए नहीं पढ़ाते हैं, यहाँ पर यूपीएससी बोलते रहते हैं। तो देखिए आप लोग उसको थोड़ा सा एक तरीके से गलत समझ जाते हैं। यूपीएससी बोलने का मतलब ये नहीं कि ये यूपीएससी में आएगा, करंट अफेयर है, वो थोड़ा लिखा हुआ है कि यूपीएससी का करंट अफेयर है, ठीक है। तो आप लोगों को अगर और अच्छे लेवल पर नॉलेज मिल जा रही है, यूपीएससी का मतलब होता है कि हमारी कंट्री में सबसे बेस्ट एग्जाम, जो सबसे हाई लेवल का एग्जाम है, यूपीएससी कंडक्ट कराती है। तो उसका मतलब ये होगा कि अगर इस लेवल पर आप लोगों ने आकर स्टडी कर ली है तो फिर किसी भी एग्जाम की अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं ना, तो वहां पर आप लोगों को प्रॉब्लम फेस करनी को नहीं मिलेगी। तो इस तरीके से बेसिकली बोलने की कोशिश की जाती है, तो उसको गलत मत समझिए। ये इस तरीके से अगर आप लोग इसको लेकर चलेंगे तो फिर माइंड में कई सारे कंफ्यूजन रहेंगे और चीजों को ढंग से नहीं समझ पाएंगे। मेरा हमेशा पर्पज ये रहता है कि आप लोग चीजों को समझ पाओ। एक तो होता है रटना, रट कर चीजों को बैठ जाओ, एक होता है अंडरस्टैंड करना। तो अंडरस्टैंडिंग लेवल आप लोग का अगर बढ़ेगा तो आप लोग चीजों को अच्छे से टैकल कर पाओगे, रट कर जाओगे तो चीजों को टैकल अच्छे से नहीं कर पाओगे। तो ये कुछ बातें हैं जो आप लोगों को इंप्लीमेंट करके चलनी है, समझ कर चलनी है, वरना प्रॉब्लम फेस करते रहोगे आप लोग, ठीक है। तो इसके बारे में थोड़ा सा जरूर ध्यान रखिएगा। तो ये था टोटल आज का डिस्कशन। मैं आशा करता हूं कि आप लोगों ने अच्छे से एंजॉय किया होगा। सारी पीडीएफ जितनी भी है आज तक की आप लोग यहां पर मिल जाएंगी। जो टेलीग्राम ग्रुप है इसको आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। इसी के साथ मेरे साथ में ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी आप लोग कनेक्ट रह सकते हैं, ठीक है। तो मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में, बड़ों को नमस्कार। और हाँ, इसी के साथ में कल से आप लोगों का जो आंसर राइटिंग वगैरह है वो भी चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी, और प्रॉपर वे में अपनी चीजों को थोड़ा सा स्टार्ट कर दिए। अब आप लोगों का लगभग 1 हफ्ता हो गया है, अच्छे से आप लोगों ने आई होप कि एंजॉय कर ली होंगी चीजें। और फिर से बैक टू द पवेलियन आप लोग आ जाइए अपनी स्टडी को एक सही डायरेक्शन देते हुए। तो मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में, बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करो यार। तब तक के लिए जय हिंद।